हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन 3D क्लासेस सेशन। चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम, उसका सोल्यूशन। चलिए लेट्स बिगिन विदाउट टाइम हम लोग लॉस किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर आर नॉट टेकन इन टू द अकाउंट। मतलब आपको क्लासिफिकेशन करने में, एनिमल क्लासिफिकेशन करने में क्या दिक्कत आएगी अगर अगर कॉमन फंडामेंटल फीचर को हम लोगों ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। देखिए बेटा क्या आएगी दिक्कत, तो देखिए लिखा हुआ है एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर सच एज सेल अरेंजमेंट के बेसिस पे, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे, नेचर ऑफ सिलोम के बेसिस पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बेसिस पे, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन सिस्टम के बेसिस पे। विदाउट दिस कॉमन फीचर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट ईच ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली। मतलब अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे, अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ध्यान ही नहीं दोगे, तो बेटा कैसे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। मैं आपको बोलूँगा एक क्लास को आप क्लासीफाई कर दो, हमारी जो क्लास चलती है, जो क्लासेस चलती है ऑफलाइन, उसको क्लासीफाई कर दो। तो आप कैसे क्लासीफाई करोगे? अगर आप हाइट के आधार पे क्लासीफाई करते हो तो केवल एक करेक्टर हुआ। अगर आप स्पेक्स जो बच्चे लगाते हैं और जो नहीं लगाते उसके आधार पे करते हो, ये दूसरा करेक्टर हुआ। तो आपको कुछ ना कुछ तो आधार लेना ही पड़ेगा ना। और अगर आप आधार नहीं ले रहे हो, इसका मतलब बेटा कि आपका क्लासिफिकेशन इम्पॉसिबल है। तो लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड न्यू स्पीसीज डिटेक्टेड एवरी डे विदाउट द कॉमन फीचर। मान लो कोई नया इंडिविजुअल आया या नया बच्चा क्लास के अंदर बैठने आया, तो अगर आप किसी बेसिस पे बच्चे को बिठा ही नहीं रहे हो तो बच्चा कहीं भी बैठेगा, उसकी हाइट ज्यादा है और वो छोटी हाइट वाले के आगे बैठ जाएगा। अब छोटी हाइट वाले को दिखेगा ही नहीं, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यू आर गिवन ए स्पेसिमेन, अगर आपको कोई स्पेसिमेन दिया जाए तो व्हाट आर द स्टेप दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट। तो आप कौन सा स्टेप चुनोगे इस चीज को क्लासीफाई करने के लिए। देखिए बेटा कई चीजों को हमें लेना पड़ता है। सबसे पहले क्लासीफाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेना पड़ेगा। कैसा लेवल हो सकता है बेटा? सबसे छोटा सेलुलर लेवल हो सकता है, उससे बड़ा टिश्यू लेवल हो सकता है, उससे बड़ा ऑर्गेन लेवल हो सकता है, सबसे बड़ा होता है बेटा ऑर्गेन सिस्टम लेवल। तो पहला हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हो गया सिमेट्री। बेटा या तो बॉडी में सिमेट्री नहीं होगी यानी एसिमेट्रिकल, या तो बॉडी के अंदर सिमेट्री होगी यानी रेडियल, या फिर बायलेटरल हो सकती है। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर तीसरी चीज है बेटा, बॉडी के अंदर जो जर्म लेयर है वो कितनी है। या तो 2 जर्म लेयर से शरीर बना है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बीच में मीजोगिलिया हो सकता है। और या फिर शरीर के अंदर 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म, तो ये आधार हो सकता है। फिर हो सकता है बेटा बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो बेटा बोलो ए सिलोमेट, ठीक है, प्रेजेंट है तो सिलोमेट बोलना। वैसे बॉडी कैविटी अलग होती है और सिलोम अलग होता है बेटा, तो सिलोम बता दें। सिलोम होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का गैप, जहां सारे इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं बेटा। तो याद रखो जिनमें सिलोम होगा उनको बोलते हैं वो सिलोमेट, और जिनमें नहीं होगा ए सिलोमेट। और यहाँ पे बेटा ये भी बोला गया टाइप्स ऑफ सिलोम। टाइप्स ऑफ सिलोम में मतलब वो कैसा है, ट्रू टाइप का है, फॉल्स टाइप का है, एडवांस है कि लेस एडवांस है। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन, बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड हो और अंदर से भी डिवाइडेड हो और बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाएं और बार बार वो रिपीट भी करें, तब इसको बोलते हैं बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ऐसा केवल 3 फाइलम में होता है। 3 फाइलम कौन सा बेटा? फार्मूला बता देता हूँ, मैक। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में तो हम ही लोग आते हैं बेटा। फिर आगे डिफरेंशिएट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड है कि नहीं ये भी बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बेटा क्या पूछा हुआ है, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। उन्होंने बोला बॉडी कैविटी और सिलोम का क्लासिफिकेशन में क्या इसका यूजफुल हम वो यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सिलोम इज द बॉडी कैविटी और फ्लूइड फिल्ड स्पेस। सिलोम कैसी होती है, इधर मैं फिगर बना रहा हूं, यहां पे देखो बेटा
ये एक्टोडर्म मान लो, ये एंडोडर्म मान लो, या फिर आप इसको बोल दो कि ये बॉडी वॉल है, इसको बोल दो ये एलिमेंट्री कैनाल की दीवार है बेटा। अब इधर भी मेसोडर्म की लाइनिंग हो और इधर भी मेसोडर्म की लाइनिंग है हो और दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट हो, तो इसी को बोलते हैं सीलोम। मतलब सीलोम इज मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है, दोनों तरफ से लाइंड होना चाहिए, तो लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। एंड एनिमल विद सीलोम कॉल्ड सीलोमेट, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, वो एनिमल जिनमें सीलोम पाई जाएगी उन्हें सीलोमेट बोलेंगे और जिनमें नहीं पाई जाएगी उन्हें एसीलोमेट बोलेंगे, ठीक है। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट कवर्ड बाय मेसोडर्म, कुछ में मेसोडर्म होता ही नहीं बेटा, और अगर होता भी है तो स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में होता है। स्कैटर्ड पाउचेस जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में है उनके रूप में होगा। इस तरह के सीलोम को हम स्यूडोसीलोम बोलते हैं, स्यूडोसीलोम, और इस तरह के एनिमल को स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉमन राउंड वर्म, और कॉमन राउंड वर्म एस्केलमेंथीज में आता है जिसको एस्कैरिस कहते हैं। सम एनिमल हैव नो कैविटी, कुछ के अंदर कैविटी होती नहीं, उन्हें एसिलोमेट कहते हैं। एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थीज होता है, लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ऑर्गन लेवल, यानी जिनके अंदर ऑर्गन लेवल बना उनके अंदर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी को डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा क्या, सीलोम और बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बेटा, पूछा गया है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में अंतर बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा और ये हम लोग जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी मल्टी सेलुलर में ज्यादातर होता है। ये सेल के अंदर होगा तभी तो आप बोल रहे हो इंट्रासेलुलर, और ये सेल के बाहर होता है। सेल के बाहर कहाँ होता है, हमारी आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन के जो गैप है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारी सेल है बेटा, और खाना सेल के अंदर नहीं यहाँ पचता है, ठीक है, यानी ल्यूमेन में, आउटसाइड द सेल। तो ये क्लियर हो गया। ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंशिएशन रीजन नहीं पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, जैसे स्टोमक, और स्टोमक के बाद आएगा फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी आएगा सीकम, कोलन, रेक्टम। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ एंजाइम बहुत ही कम संख्या में होंगे और यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे, तो वैरायटी ऑफ एंजाइम मिल जाएगी, और अगर वैरायटी ऑफ एंजाइम मिल जाएगी तो हमारा फूड श्योरली बहुत अच्छे से पच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो बेटा, वैसे तो रफली एक लाइन में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर लार्वा बनेगा, जिस एनिमल के अंदर लार्वा बनेगा उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। क्या हम इंसानों की लाइफ साइकिल में कभी लार्वा बना? नहीं बेटा, कभी नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो बताओ क्या बोलोगे, इनडायरेक्टली डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में। किस में होता है? फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में। ये होता है अकर्स इन वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, ठीक है। फिर और भी लोअर में भी होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू वेल ग्रोन इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग द लार्वा, मतलब बीच में लार्वल स्टेज नहीं आई। इसमें लार्वा जरूर आएगा बेटा, लार्वा जरूर आएगा, याद रखना। इसमें मेटामॉर्फोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इनमें मेटामॉर्फोसिस की जरूरत पड़ेगी। इसमें आ जाएगा हाइड्रा और अर्थवर्म, और इवन हम इंसान भी हैं, बताया था ना शुरू में कि फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल भी हैं। और इसमें आएगा फ्रॉग और बटरफ्लाई, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन अब आपके सामने बेटा, व्हाट इज द पिक्यूलियर फीचर दैट यू फाइंड इन द पैरासिटिक प्लेटीहेलमिन्थीज। बोलते पैरासिटिक प्लेटीहेलमिन्थीज का जो मेंबर है उसके अंदर कौन सा पिक्यूलियर फीचर पाया जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है, पहला। दूसरा, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व इन टिश्यू ग्रेड, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, 3 लेयर्ड बॉडी वॉल यानी एपिडर्मिस is often ciliated and covered with cuticle। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट या एब्सेंट। एब्सेंट किस में होती है बेटा, बता दे, टेप फॉर्म में। इसीलिए तो ये पचा हुआ खाना डायरेक्टली अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करके अपने को यूज कर लेता है। फिर आगे देखिए, द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट इज फ्लेम सेल, फ्लेम सेल पहली बार बन गई। प्रेजेंस ऑफ एंटी टॉक्सिन एंड थिक टेगुमेंट
विच रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी ये हमारे अंदर रहेंगे क्योंकि ये एंडो पैरासाइट होते हैं ज्यादातर, तो क्या होगा बेटा, हमारे अंदर रहेंगे तो कहीं हमारे एंजाइम इन्हें पचा ना ले, तो इसलिए इनके चारों तरफ बहुत ज्यादा एंटीटॉक्सिन और थिक टेगुमेंट पाया जाता है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इनके लिए ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कोई स्पेशल टाइप के नहीं होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। फिर फ्रंट बॉडी हैज सकर, हुक, आई स्पॉट एंड ऑरिकल्स टू अटैच द होस्ट। मेन होता है बेटा हुक और सकर। हुक और सकर इसमें मेन होता है जो किसी होस्ट की बॉडी से चिपकने में मदद करता है और भोजन को सक करने में भी मदद करता है। फिर लिखा है हाईली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पैरासिटिक फॉर्म, यानी इनके पैरासिटिक फॉर्म में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बहुत डेवलप कर जाता है जिससे ये कम से कम समय में अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लें और हमें बहुत ज्यादा रोग वो फैला दें और खुद को बहुत ज्यादा इनको प्रॉफिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले ये पढ़ते हैं। व्हाट आर द रीजन दैट यू कैन थिंक ऑफ द आर्थ्रोपोड्स टू कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम। बोलते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड पूरे एनिमल किंगडम के सबसे बड़े ग्रुप बन गए। ठीक है, तो सबसे पहला है ज्वाइंटेड लेग्स। ठीक है, और उसके बाद इससे क्या हुआ, मोटालिटी इन्होंने अचीव कर ली। परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन करने लगे क्योंकि इनके पास हर चीज ज्वाइंटेड हो गई, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हो गए। फिर उसके बाद इनके अंदर हार्डन स्केलेटन पाया गया था जो काइटिन का बना था। काइटिन इन्हें विपरीत परिस्थितियों से बचाता था, एडवर्स सिचुएशन से बचाता है। हार्ड स्केलेटन से वाटर लॉसेस कम होने लगे, तो वाटर लॉसेस कम होने लगे तो जमीन पे आने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट द डिफरेंट सिस्टम ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के डिफरेंट सिस्टम बन गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाईली एडवांस हो गया बेटा, इनवर्टिब्रेट्स के हिसाब से तो हाईली एडवांस हो गया। एबिलिटी टू लिव इन द डाइवर्स कंडीशन एंड वेरिड हैबिटेट, मतलब बहुत सारे विभिन्न प्लेसेस पे पाए जाने लगे। ठीक है, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ हैबिटेट को इन्होंने चूज किया। इन कंपेरिजन टू अदर फाइला दे आर प्री डेवलप्ड, ये पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप हुए। और फिर लिखा है वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम के डेवलप हो जाने के कारण इनको और ज्यादा सक्सेसफुल हैबिटेट मिला। सम इंसेक्ट एग्जिबिट फेरोमोन, कुछ इंसेक्ट्स ने फेरोमोन निकालना वो चालू किया। फेरोमोन क्या होता है, अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करना या सूचना देना या फिर दूसरे चींटियों को सूचना देना कि आओ खतरा है, अलार्मिंग सिग्नल देना। ठीक है, मेटिंग सिग्नल देना, तो ये लिखा है कम्युनिकेशन में काम आता है। पूछा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग, मतलब समझो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बेटा पूछा है वाटर वेस्कुलर, जो जवाब होगा इकाइनोडर्मेटा। पूछता वाटर कैनाल, जवाब होता पोरीफेरा। तो देखो इसका सही जवाब है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर। 9th क्वेश्चन, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसको हम लोगों को जस्टिफाई करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो, the presence of notochord and paired pharyngeal gill slit is the characteristic feature of the phylum chordate. phylum chordate का characteristic feature होता है। However, vertebrates notochord in embryo in subform is replaced by column of bony vertebrae in adult and is therefore said to be all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates। देखो बेटा ये कहा जा रहा है, कुछ देखो कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड होती है, नो डाउट। ये जो कॉर्ड है इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, पहले बोलते थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन हम लोगों में ये चेंज हो गई किसमें, बोनी स्ट्रक्चर में, जिसका नाम था बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई, उन कॉर्डेट्स को तो आप वर्टिब्रेट बोल सकते हो। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी कॉर्डेट थे जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो क्या आप उन्हें भी वर्टिब्रेट बोल दोगे? बिल्कुल नहीं बेटा। इसीलिए क्या कह सकते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो तो कॉर्डेट हैं। ठीक है, तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट जिनके पास सारे कॉर्डेट के पास तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसीलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो देखो, बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। 10th क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्या पूछा है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन द फिसीज ग्रुप, यानी फिशस में एयर ब्लैडर का क्या प्रॉफिट है। देखो बेटा,
अगर हम एक ट्यूब ले लें और हम डूब रहे हो और उस ट्यूब को पहन लें तो आप देखोगे हम डूबने से बच जाएंगे। इसका कारण था बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कहा था कि आर्किमिडीज ने कहा था कोई भी अगर हॉलो चीज है जिसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, तो वो आपको अपलिफ्ट करेगी, यानी आपको उत्प्लावन बल देगी, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो ब्यूएंसी फोर्स देगी। इसीलिए क्या होगा, फिशेस में भी ऐसा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एयर ब्लैडर बोलते हैं, और ये ब्यूएंसी देता है जिसकी वजह से फिशेस डूबने से बच जाती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, what are the modification that are observed in the bird that help them fly? मतलब बर्ड्स में ऐसा कौन सा रूपांतरण हुआ जिसकी वजह से बर्ड उड़ सकती है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, पंख का बन जाना, जिसको इंग्लिश में फेदर कहते हैं, तो पंख बन गया, उड़ना आसान हो गया। दूसरी बात, फोर लिम यानी हाथ, ये किस में डेवलप हो गए? ये विंग्स में डेवलप हो गया बेटा, विंग्स में डेवलप हो गए। हिंड लिम पे स्केल पाई जाने लगी। फिर क्या हुआ, इनके अंदर हड्डियों में हवा भर गई। हड्डियों में हवा भर जाए तो इसको बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। कौन सी बोन बोलेंगे बेटा? न्यूमैटिक बोन बोलेंगे। फिर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता था। यूरिनरी ब्लैडर ना होने के कारण बेटा यूरिन इकट्ठा ही नहीं होता था। अगर यूरिन नहीं इकट्ठा होता था तो आप बताओ, कोई लिक्विड कहीं इकट्ठा होगा तो कुछ ना कुछ भार बढ़ेगा, इससे उसका वेट रिड्यूस हो गया। फिर बॉडी थी बेटा स्ट्रीमलाइन, यानी आगे से नुकीली पीछे से नुकीली। उससे फायदा क्या होगा, हवा की धारा को चीरते हुए, वो एयर करंट को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगी, जैसे हमारे एरोप्लेन आगे बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? 12th क्वेश्चन अब आपके सामने है, कुड द नंबर ऑफ एग और यंग वन प्रोड्यूस बाय द ओविपेरस एंड विविपेरस मदर बी इक्वल? बोल रहा है कि जो ओविपेरस अंडे देते हैं और जो विविपेरस जो बच्चे बॉर्न करते हैं, क्या उनका नंबर इक्वल होता है? आंसर आएगा नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो, द नंबर ऑफ एग और यंग वन प्रोड्यूस बाय द ओविपेरस एंड विविपेरस मदर आर नॉट इक्वल. The number of egg produced by the oviparous mother is more comparatively because of oviparous animal fertilization takes place outside the uterus, whereas the viviparous animal development takes place inside the uterus, which makes the successful incubation of the young animal lesser. मतलब क्या बोला जा रहा है, जो ओविपेरस होते हैं वो अंडे दे देते हैं। अब अंडे दे देते हैं तो उनको अंडे तो बाहर ही देते हैं ना, इसलिए क्या होता है, उनके सक्सेस का चांस कम होता है, इसलिए उनको अंडे ज्यादा अमाउंट में देने पड़ते हैं। हम लोग के केस में क्या होता है, यूट्रस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है और यूट्रस के अंदर उसका डेवलपमेंट हो जा रहा है। जब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा तो बच्चा वहीं पे सर्वाइव कर जाएगा। इससे क्या होगा, रिस्क फैक्टर बड़ा ही कम हो जाएगा। लिखा हुआ है व्हेन द एग्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिस्क ऑफ गेटिंग ईटन बाय द प्रीडेटर, मतलब शिकारी इसे शिकार कर लेंगे ड्यू टू देयर इमोबिलिटी, क्योंकि एग तो इमोबाइल होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू सस्टेन द प्रोजेनी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ एग, मतलब एग को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कुछ को कोई खा भी जाए शिकारी तो भी कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? फार्मूला याद करो बेटा, मेरा क्या फार्मूला था? मैक फार्मूला था, तो बेटा एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब बताओ इसके हिसाब से कौन सा होगा बेटा? देखो एनिलीडा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट बोला है फर्स्ट ऑब्जर्व, तो देखो पहले एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर कॉर्डेटा। ठीक है, इन कॉलम को मैच कराना है बेटा, इन कॉलम को मैच कराना है कि ये किससे मैच होगा, वो किससे मैच होगा। तो आइए मैं मैच करा के दिखाता हूं। देखो अपर कुलम पाया जाता है ऑस्टिक थीज में, अपर कुलम पाया गया ऑस्टिक थीज में। पैरापोडिया जो है वो एनिलीडा में होता है, नेरिस में। स्विमिंग ऑर्गन स्केल रेप्टाइल्स में होता है। कॉम्प्लेट टीनोफोरा में होती है। रेडुला मोलस्का में था, जो रैस्पिंग ऑर्गन को बोलते थे, कुतरने वाले अंग होते हैं जो माउथ में होते हैं। हेयर्स बेटा मैमेलिया की पहचान है। क्वानोसाइट सेल पोरीफेरा में लिखा है। गिल स्लिट साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थीज में पाया जाता है। गिल स्लिट साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सम एनिमल दैट आर फाउंड इन पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बीइंग। बोलते कुछ ऐसा लिस्ट बताइए कुछ एनिमल का जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर पैरासाइट है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर पैरासाइट है। तो देखो बेटा एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म बोलते हैं, ये भी हमारे ऊपर पैरासाइट है। किसका मेंबर है? आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्केलमेंथीस का मेंबर है। टीनिया सोलियम टेपवर्म को बोलते हैं, इससे बेटा हम लोग में टीनियासिस होती है, इसको हिंदी में फीता कृमि बोलते हैं।
और बेटा एंटीरोबियस को पिनवर्म बोलते हैं, इससे बच्चों में एनल इन्फेक्शन होता है, एनल ईचिंग होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और बुचेरेरिया मलई, आपकी 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है कि ये फाइलेरिया वर्म है और इससे एलिफेंटियासिस होती है, पैर वगैरह हाथी की तरह फूल जाते हैं और जो लोअर हमारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण काफी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और गोनैड्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, आप देखिएगा 12th की एनसीईआरटी में एक फिगर भी दिया हुआ है। एस्केरिस जो है बेटा अभी बताया था कुछ देर पहले, राउंड वॉर्म होता है, ये भी बच्चों में पाए जाने वाला काफी कॉमन वॉर्म है, ठीक है। तो आई होप सो बेटा कि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, और आप लोग मुझे पक्का होप है कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है बेटा। और आप लोगों को तो पता ही होगा अब कोचिंग ऑफलाइन खुल रही हैं, तो अगर जिसको कोचिंग करनी है, क्लासेस करनी है, तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।